My dear students, in this session we'll be taking up questions based on ratio and proportion topic that have appeared in ZAT examination in previous years. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेशन का. So question number 1 is from ZAT 2021. Mr. Zos buys some eggs. After bringing the eggs home, he finds 2 to be rotten and throws them away. Of the remaining eggs, he puts 5/9 in his fridge and brings the rest to his mother's house. The first thing is that let us assume that there are E eggs, E number of eggs, E या X जो भी मानना है वैसे मान लो, ठीक है. He finds 2 to be rotten and throws them away. तो 2 को तो पहले ही उसने रिमूव कर दिया, तो बचे E-2. Of the remaining eggs, he puts 5/9 in the fridge. He puts 5/9 in the fridge. इसका मतलब क्या हुआ कि if he is putting 5/9 in the fridge, that implies कि जो E-2 eggs है, this is divisible by 9. पहली चीज़ तो ये हुई. This implies that E-2 is divisible by 9. 9x 9 का मल्टीपल है. And if that is so, then what E should be? What E should be? अगर E-2 9x के बराबर है, यानी या तो 9 के बराबर होगा, या 18 या 27, जैसी वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से, तो E हमारा या तो दिस इज E-2, तो E या तो 11 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा, या 29 हो जाएगा. तो ये तो पता है कि 17 नहीं हो सकता और 9 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एक्स बॉट बाई मिस्टर जोस पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है. तो डेफिनेटली 9 या 17 तो आंसर नहीं हो सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. 5/9 उसने अपने फ्रिज में रख दिया, तो टोटल 9x बचे थे. 5x तो उसने अपने फ्रिज में रख दिया, हिज फ्रिज, एंड ब्रिंग्स द रेस्ट टू हिज मदर्स हाउस. रेस्ट टू हिज मदर्स हाउस. बचे कितने इसके बाद में? 9x में से 5x अपने फ्रिज में रख दिया, 4x बचे. 4x ही ब्रिंग्स टू हिज मदर्स हाउस and she cooks 2 eggs and puts the rest in the fridge. Again, she is also using 2 eggs. इसने 2 थ्रो किए थे, उसकी मदर ने 2 यूज किए, बचे 4x-2 and she has put them in her fridge. If her fridge cannot hold more than 5 eggs, which implies that 4x-2 should be less than equal to 5. This is the condition. 4x-2 should be less than equal to 5. और x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तब तो चलेगा, बिकॉज ये नंबर आ जाएगा हमारा 4x-2 इज इक्वल टू 2. बट x को अगर हम 2 पुट करेंगे नहीं चलेगा, बिकॉज 4 × 8 - 2 6, नॉट पॉसिबल. सो द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1. डेफिनेटली 1 ओनली एंड ओनली 1. और अगर 1 पॉसिबल है तो 9x विल बी इक्वल टू 9 × 1 11, सो 9 × 1 9 हो जाएगा. सो E-2 इज इक्वल टू 9. हैंस E टोटल नंबर ऑफ eggs विल बी इक्वल टू 11, एंड दैट इज द ओनली पॉसिबल आंसर. ऑप्शन C will be the value, maximum possible value, because x is equal to 1 is the maximum possible value. Is it clear? ठीक है. इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज था, और अगर प्रॉपरली पकड़ लिया तो फिर इजी क्वेश्चन था ये. क्लियर है? थोड़ा सा टाइम देके चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा. बहुत सारे लोग देखो जेट के क्वेश्चंस में हिम्मत हारने लगते हो. ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी है. क्वेश्चन तो देखो जैसे है वैसे ही रहेंगे. अपने आप को हम ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड वी मस्ट इम्प्रूव आवर सेल्व्स ऑलवेज. इजंट इट सो? ठीक है, हिम्मत हार के तो कभी काम नहीं चलेगा, और कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है. ठीक है. सो हमें कोशिश करते रहना है और इम्प्रूव करते रहना है एग्जाम में. ऑल्सो जो भी आप मॉक्स दे रहे होगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस करना है, आपको इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. ठीक है, अटकना नहीं है मुश्किल सवालों में, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है ऐसे एग्जामिनेशंस में, जहाँ पे कि आप मुश्किल सवालों में जाके फंस जाते हो और इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो. इसीलिए मॉक देने होते हैं, और मॉक में आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से क्वेश्चंस इजी पड़ेंगे आपके लिए. और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ टॉपिक्स को अगर छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज कई बार हो सकता है कि जो ईजी क्वेश्चन है वो नहीं टॉपिक से हो. ठीक है. सो स्टे पॉजिटिव, और जो भी बेसिक्स है, जिन टॉपिक्स को आपने अभी तक छोड़ के रखे हो उनको भी थोड़ा बहुत कवर कर लो. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. और वी विल ट्राई कि हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करें, और साथ में थोड़ा बहुत टाइम अगर बचा तो उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस को लेके आएंगे. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. 1/3 ऑफ द बसेज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप एट सिटी सी. सो 1/3 ऑफ द बसेज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी स्टॉप एट सिटी सी. सो 3 सिटीज़ हैं, ए, देन बी, और बीच में कोई सिटी सी भी है. ठीक है. तो 1/3 बसेस क्या है, वो सी पे भी स्टॉप कर जाती है. बाकी 2/3 बसेस सारी की सारी डायरेक्टली सिटी बी तक जाती है, 2/3 बसेस. बट 1/3 बसेस सी पे भी स्टॉप करती है, एंड देन कंटिन्यू टू सिटी बी, यानी कि वाया सी जाती हैं बी पे. देन इट इज सेइंग 1/3 ऑफ द पैसेंजर्स इन द बसेस स्टॉपिंग एट सिटी सी कंटिन्यू टू सिटी बी while the rest alight at city C.
तो जो 1/3 बसेस सी पे स्टॉप कर रही हैं, इनके 1/3 पैसेंजर्स यानी कि इनके 2/3 पैसेंजर्स तो अपने उतर जाते हैं, 1/3 पैसेंजर्स बचते हैं इनके, ठीक है, जो कि आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/9 पैसेंजर्स जो है वो आगे तक कंटिन्यू करते हैं। ऑल द बसेस हैव इक्वल कैपेसिटी एंड ऑलवेज स्टार्ट फुल फ्रॉम सिटी ए, सबकी कैपेसिटी इक्वल है, सारी फुल स्टार्ट करती है सिटी ए से। सो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द पैसेंजर्स गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम सिटी ए ट्रेवल बाई ए बस स्टॉपिंग एट सिटी सी, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। सो वी नो कि अगर हमने जो प्रपोर्शन लिया, हमने ऑलरेडी प्रपोर्शन में ही बात की है, तो अगर टोटल ये जो ए से बी तक 2/3 बसेस जा रही है, वो तो पूरी फुल जा रही है, पूरी फुल जा रही है, ठीक है। तो उनमें 2/3 पैसेंजर्स ही होंगे। 2/3 का मतलब ये हुआ जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी सेक। और अगर हम ए से सी की बात करें, ए से सी तक 1/3 बसेस जा रही है, उन 1/3 बसेस में भी 1/3 1/3 पैसेंजर्स हैं, वो आगे तक कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 1/9 प्रपोर्शन में हुआ। एक सिंप्लिसिटी के लिए कर सकते हो, इन वैल्यूज को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 9 विल बी इक्वल टू 6 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 9 विल बी इक्वल टू 1, यानी कि 6 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो ए से बी तक स्ट्रेट जा रहे हैं बिना सी पे स्टॉप किए हुए, और एक पैसेंजर ऐसा है जो कि वाया सी जा रहा है, 1 वाया सी। तो प्रोपोर्शन क्या हुआ, ए का है जो कि वाया सी जा रहा है, और टोटल हो गया 1 + 6 7, तो 1/7 विल बी आवर आंसर, दैट इज इट, ऑप्शन ए। क्लियर है? हमें तो प्रोपोर्शन निकालना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू का दी भी नहीं हुई है, निकाल भी नहीं सकते, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट अप्रोच है इसके लिए। क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The topmost point of a perfectly vertical pole is marked A. The pole stands on a flat ground at point D. The points B and C are somewhere between A and D on the pole. अब देखो यहाँ पे चक्कर क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस का है, पर ठीक है कर लेते हैं, रेशियो तो यहाँ पे भी है। फ्रॉम अ पॉइंट E located on the ground at a certain distance from point D, the points A, B and C are at angles 60, 45 and 30 respectively. What is the AB is to BC is to CD? तो क्या करना है, हमको रेशियो ही निकालना है, बार बार निकालते रहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, बस वही काम करना है। सो दिस इज ए, डी इज ऑन द ग्राउंड, और डी से कुछ डिस्टेंस पे वी हैव ई, एंड देन वी नो दैट एलिवेशन एंगल कितना है, दिस ए इज 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 60। आफ्टर दैट वी हैव 2 मोर पॉइंट्स, और उनका एलिवेशन एंगल कितना है 45 एंड 30। तो 45 पे एक एंगल है, एक हमारा पॉइंट है, और एक पॉइंट है 30 डिग्री पे। दीज आर बी एंड सी। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 30। ओके, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू हमारी है सी डी, तो या तो सी डी को 1 मान ले, मान सकते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इसको 1 मानेंगे तो उस केस में फिर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, इफ दिस इज 1 देन डी ई विल बी व्हाट, क्योंकि ये एंगल 60 हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60, डी ई हो जाएगा √3, एंड इफ डी इज √3 और फिर बी डी ई में दिस एंगल इज 45 है, तो और ये भी 45 होगा डेफिनेटली, तो दोनों एंगल सेम है, दोनों साइड सेम हो जाएंगे, यानी बी डी विल बी इक्वल टू डी, तो बी डी भी हमारा √3 हो जाएगा, बी डी विल ऑल्सो बी √3, एंड इन ट्रायंगल ए डी ई दिस एंगल इज 60, दिस एंगल विल बी 30, तो 30 के सामने वाला साइड अगर √3 है तो 60 के सामने वाला साइड √3 इंटू √3 होगा, यानी कि दिस कंप्लीट विल बी √3 इंटू √3 विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ओके, दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज √3, दिस इज 1 यूनिट। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमें अल्टीमेटली निकालना है ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी, एंड वी नो कि सी डी तो 1 है, ठीक है, तो सी डी तो 1 है, बी सी क्या है, टोटल बी डी हमारा है √3, तो बी सी हो जाएगा √3 - 1। सिमिलरली कंप्लीट ए डी है हमारा 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स में से √3 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस विल बी 3 - √3, 3 - √3 इज टू √3 - 1 इज टू 1, दैट विल बी आवर आंसर। किसी ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है जो हम बार बार करते रहे हैं। दो ही ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है, 60 45 90 वाला, और दूसरा 60 30 90 वाला, और 45 45 90 वाला।
Next question. X, Y, and Z start a web-based venture together. X invests rupees 2.5 lakhs, Y invests rupees 3.5 lakhs, and Z invests rupees 4 lakhs. X, Y, Z का इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख, 3.5 लाख एंड 4 लैक्स. तो रेशियो क्या हुआ इन्वेस्टमेंट का? दैट इज 25:35:40 या फिर 5:7:8. That is the ratio of investment. Now the question is saying in the first year the venture makes a profit of rupees 2 lakhs. A part of the profit is shared between Y and Z. अब 2 लाख रुपीस का टोटल 2 लाख रुपीस का 200,000 का प्रॉफिट होता है इनको. And a part of the profit, one part of the profit is shared between Y and Z only in the ratio 2:3. And another part, remaining part is divided between X, Y and Z in the ratio of their initial investment which is 578. तो एक पार्ट तो 2:3 में डिवाइड किया है और बचा हुआ पार्ट को 5:7:8 में डिवाइड किया है. हमें नहीं पता कि कितना कितना है, बट ये गिवन है कि द अमाउंट दैट Z रिसीव्स इज 4 टाइम्स द अमाउंट दैट X रिसीव्स. तो X का 4 टाइम्स है Z का अमाउंट. ठीक है, दैट इज व्हाट वी नो. ओके, तो एज्यूम कर लेते हैं. लेट अस से पहला वाला पार्ट जो है टोटल नहीं मानते हैं. लेट अस एज्यूम कि Y को मिला है पहले वाले पार्ट में 2A, Z को मिला है 3A और सेकंड वाले पार्ट में X को मिला है 5B, Y को मिला है 7B और Z को मिला है 8B. यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ 5A और सेकंड पार्ट हुआ 5 + 7 12 + 8 20B. ठीक है, क्लियर है. 5A और 20B हो गया पहला और दूसरा पार्ट और हमें पता है दोनों का सम कितना है 2 लाख है. 5A + 20B इज इक्वल टू 2 lakhs. दैट इज व्हाट वी नो. वी ऑल्सो नो ये जो X का पार्ट है the amount that Z receives is 4 times the amount that X receives. यानी कि this value 3A + 8B is equal to 4 times of 5B which is equal to 20B. तो 3A will be equal to 20B minus 8B which is 12B. हाँ, सिंपल हो गया. So A is equal to 4B आ गया हमारा. A is equal to 4B आ गया. That is what we know now. ठीक है, जैसे ही A की जगह पे 4B रखेंगे तो क्या वैल्यू आ गया हमारा 5A विल बिकम 5 × 4B और प्लस 20B तो है ही. तो दिस इज टोटल 40B और 40B इज इक्वल टू 200,000 यानी कि B की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज. अब क्वेश्चन जो भी पूछेगा आंसर कर देंगे. खत्म हो गया सवाल हमारा. क्वेश्चन ने पूछा है हाउ मच अमाउंट डज Y रिसीव. तो Y का अमाउंट है हमारा 2A + 7B और 2A इज इक्वल टू व्हाट, A 4B है यानी 2A हो जाएगा 8B. तो 8B + 7B 15B और B है 5,000 तो 15 × 5,000 75,000 विल बी आवर आंसर. क्लियर, ऑप्शन बी. ठीक है, टेक्निक क्लियर है कैसे करना है, कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉक्स कंटेन्स 6 क्रिकेट बॉल्स, 5 टेनिस बॉल्स एंड 4 रबर बॉल्स. अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आई बिलीव कि पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर रहे होगे फिर ही सॉल्यूशन देख रहे होगे. ठीक है, गिव सम टाइम टू दिस क्वेश्चन. अगर अटक रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा समय दो, पेशेंस लो. हाँ, तो पहला हमारा बॉक्स क्या कह रहा है 6 क्रिकेट बॉल्स है, 5 टेनिस बॉल्स है, 4 रबर बॉल्स है. ऑफ दीज सम बॉल्स आर डिफेक्टिव. हमें नहीं पता कितनी डिफेक्टिव है बट कुछ तो है. द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव क्रिकेट बॉल्स, लेट अस अज्यूम C नंबर ऑफ क्रिकेट बॉल्स आर डिफेक्टिव. ठीक है, टोटल है 6 तो प्रपोर्शन क्या होगा C/6. प्रपोर्शन होगा C/6. ये 6 में से C डिफेक्टिव है. C/6 इज द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव क्रिकेट बॉल्स एंड दैट इज मोर देन द प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव टेनिस बॉल्स. और टेनिस बॉल्स कितनी डिफेक्टिव है, T मान लेते हैं, टोटल 5 है. दिस इज द प्रपोर्शन T/5 एंड C/6 proportion of defective cricket balls is more than the proportion of defective tennis balls. यानी कि this C/6 should be greater than T/5. That is first thing. Okay, but less than the proportion of defective rubber balls. Proportion of defective rubber balls होगा, अगर R मान ले defective rubber balls है, total 4 है तो R/4 से ये छोटा वैल्यू है C/6. That is also given. ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमारी बन गई. R/4 is greater than C/6 and C/6 is greater than T/5. ये तो हो गया अपना काम. अब आगे क्वेश्चन कह रहा है मोर ओवर द ओवरऑल प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स इज ट्वाइस द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव टेनिस बॉल्स. डिफेक्टिव टेनिस बॉल्स तो हमें पता है T/5 है. ओवरऑल प्रोपोर्शन कितना होगा, टोटल डिफेक्टिव कितनी होंगी R + C + T. ये टोटल डिफेक्टिव है और टोटल बॉल्स है हमारी 4 + 6 + 5. तो दिस इज R + C + T डिवाइड बाई 15 एंड दैट इज 2 टाइम्स ऑफ proportion of defective tennis balls है 2 times of T/5.
अब थोड़ा सा जुगाड़ बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ बढ़ाते हैं, तो वी कैन से दैट r प्लस सी प्लस टी बाई 15 है, तो राइट हैंड साइड में भी 15 करते हैं डिनोमिनेटर को। अभी तो आ रहा है 2t/5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से न्यूमरेटर को और 3 से डिनोमिनेटर को, दिस विल बिकम 60/15। अब अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल ही होगा, पक्का इक्वल होगा, तो r प्लस सी प्लस टी विल बी इक्वल टू 60, और यहां से हमें पता चल गया r प्लस सी इज इक्वल टू 5t। तो अब t या तो अगर 1 होगा, ठीक है, अगर t 1 होगा तो r प्लस सी 5 हो जाएगा, अगर t 2 होगा तो r प्लस सी 10 हो जाएगा। एंड वी नो कि r प्लस सी टोटल जो है रबर और टेनिस बॉल्स मिला के 10 है, मिला के 10 है, इजंट इट सो? तो क्या 10 हो सकता है r प्लस सी? थिंक अबाउट इट, बिकॉज यहां पे हमारे पास इनइक्वालिटी है, इधर पे इनइक्वालिटी है, और अगर r प्लस सी टोटल 10 हो जाएगा यानी कि सारी की सारी बॉल्स डिफेक्टिव हो जाएंगी, रबर की भी और क्रिकेट की भी। इन दैट केस r/4 भी 1 आ जाएगा और c/6 भी 1 आ जाएगा। इक्वालिटी तो है नहीं, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है यानी कि 10 होना तो पॉसिबल नहीं है, 10 से बड़ा तो वैसे ही पॉसिबल नहीं, उतनी तो बॉल्स भी नहीं है, ठीक है, तो कहां से करोगे? तो 10 होना भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज 10 हो जाएगा तो दोनों प्रपोर्शन हमारे 1 आ जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर अनइक्वल। r/4 इज ग्रेटर देन c/6, तो डेफिनेटली सिर्फ एक ही तरीका पॉसिबल है, व्हेन t इज इक्वल टू 1, व्हेन t इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 1 है तो r प्लस सी 5 है, ये तो हमें पता है, लेकिन अब थोड़ा वेरिएशन बिठाने पड़ेंगे ताकि ये इनइक्वालिटी होल्ड करे हमारी, ठीक है। तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं हमारे r और c के बीच में? r प्लस सी 5 होना है, ये पक्का है, तो और r/4 को ग्रेटर देन c/6 होना है, तो अगर हम r को 1 रख दें, c को 4 रख दें, क्या ये पॉसिबल है? या r को 0 रख दें, c को 5 रख दें, क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज जैसे ही हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे तो r/4 c/6 से बड़ा नहीं हो पाएगा, बिकॉज 0 के केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन 1 के केस में भी 1/4 विल नॉट बी ग्रेटर देन 4/6, तो 1 वाला केस भी पॉसिबल नहीं बनता अपने लिए। 2 और 3 रखें तो पहला वाला हो जाएगा 2/4, दूसरा हो जाएगा 3/6, तो यहां पे भी इक्वल हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, हमें ग्रेटर करना है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। फिर रखोगे 3 और 2, तो 3/4 ग्रेटर देन 2/6, यस दैट इज पॉसिबल। और 4 और 1 रखोगे तो भी पहली वाली इक्वालिटी तो होल्ड कर रही है, 4/4 इज ग्रेटर देन 1/6, बट आगे t के लिए भी तो बात करनी है ना, t/5 के लिए भी तो बात करनी है, क्योंकि t हमारा इक्वल टू 1 है, तो 2/6 इज ग्रेटर देन 1/5, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे 1/6 विल नॉट बी ग्रेटर देन 1/5, तो ये दूसरा वाला केस भी नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही केस बनने वाला है, जबकि हमारी रबर की बॉल्स होंगी 3 और क्रिकेट की बॉल्स होंगी 2 और टेनिस की बॉल्स होंगी 1, डिफेक्टिव बॉल्स, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज एग्जैक्टली 3, इट इज एग्जैक्टली 3, क्लियर है, ठीक है। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लास्ट में जो लाइन लिखी है ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अबाउट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव रबर बॉल्स इन द बॉक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बजाय सही बॉल्स के बारे में पूछ सकता था, तो हमें पता होता उस केस में कि 3 डिफेक्टिव है, यानी कि 1 रिमेनिंग जो है वो सही होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि डिफेक्टिव भी पूछे, ये भी पूछ सकता है लास्ट में, कंफ्यूज करने के लिए, जो कि एग्जामिनर बहुत बार करता ही है, उसका पर्पज ही है, ठीक है, उसका जन्म ही इसलिए हुआ ताकि आपको कंफ्यूज करता रहे। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 2 नंबर्स ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इफ ए इंक्रीजेस बाय 100% तो बी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो हलवा सवाल है, सिटर क्वेश्चन है। ए एंड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? वो ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, यानी कि ए इंटू बी हमारा कांस्टेंट होगा, ए इंटू बी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर ए को हमने अब इंक्रीज किया 100% से, यानी कि डबल कर दिया है, तो ए की जगह क्या हो गया? ए की जगह हमने कर दिया 2a। मल्टीप्लिकेशन तो अभी भी ए बी आना है, और अगर मल्टीप्लिकेशन ए बी ही आना है तो बी हो जाएगा b/2, बी विल बिकम b/2। और अगर बी b/2 बन जा रहा है तो कितने से डिक्रीज हुआ है? b/2 से, यानी 50% से। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्लियर? बी का आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers of boys are two numbers of boys. The number of boys in a school was 30 more than the number of girls. Number of boys is equal to b, let us say, and number of girls is equal to g, let us say, and number of boys is 30 more than number of girls. So b is equal to 30 plus g. Subsequently, a few more girls joined the same school. तो अभी तो नंबर जो गर्ल्स का है दैट इज जी, बॉयज का नंबर है बी, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि कुछ और गर्ल्स ने ज्वाइन किया स्कूल को, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, ओके, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकेम 3:5। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अब क्या कितना हो गया? 3:5 हो गया है, ठीक है।
यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स अब कितनी हो जाएंगी, लेट अस से एक्स गर्ल्स ने ज्वाइन किया है, न्यू ज्वाइनी गर्ल्स, लेट अस से दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स। तो अब गर्ल्स हो गई हमारी जी प्लस एक्स, और बॉयज तो उतने ही है 30 प्लस जी, ठीक है, बी को भूल जाओ क्योंकि जितने कम अननोन रहे उतना बेहतर है। 30 प्लस जी और कनेक्टेड भी है, 30 प्लस जी डिवाइड बाई जी प्लस एक्स, रेशियो कितना गिवन है 3:5, 3/5 है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो वैल्यू आ जाएगा 30 × 5 150 प्लस 5g इज इक्वल टू 3g प्लस 3x, 3g को लेके गए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 150 प्लस 2g इज इक्वल टू 3x। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। इस इक्वेशन से ये चीज़ तो क्लियर है, देखो जी नेगेटिव तो होना नहीं है, यानी कि 3x हमारा 150 से बड़ा वैल्यू है, ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके लिए, ठीक है। सो इफेक्टिवली 3 से डिवाइड कर दोगे तो 150/3 प्लस 2g/3 इज इक्वल टू x। 150/3 तो 50 है, यानी कि x हमारा आ जाएगा 50 प्लस 2g/3। क्लियर है। अब क्योंकि g भी नंबर ऑफ गर्ल्स है तो g को भी इंटीजर होना है, g मस्ट बी इंटीजर, और डिवाइड बाई 3 कर रहे हो तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, इजंट इट सो, ठीक है, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्लियर है। हमें पता लगाना है मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, तो जी शुड बी मिनिमम कितना होगा, 3 का मल्टीपल 3 के बराबर होगा, इक्वल टू 3 होगा, और जैसे इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू 2g/3 हमारा 2 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 50 प्लस 2 52, x विल बी इक्वल टू 52, तो मिनिमम x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 52। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या पता लगाना था, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु ज्वाइंड सब्सिक्वेंटली, यानी कि x की मिनिमम वैल्यू पता लगानी थी, और x को मिनिमम करना है तो g को मिनिमम करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द अप्रोच शुड बी, ठीक है। तो इसलिए हमने g को मिनिमम किया, इक्वल टू 3 किया, और हमें x मिनिमम की वैल्यू मिल गई, विच इज 52। ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। परफेक्टली सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इनके केस में घबराना नहीं है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको नहीं स्किप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, राम एंड श्याम फॉर्म अ पार्टनरशिप विद श्याम एज वर्किंग पार्टनर, राम एंड श्याम फॉर्म अ पार्टनरशिप विद श्याम एज वर्किंग पार्टनर एंड स्टार्ट अ बिजनेस by investing rupees 4,000 and 6,000 respectively. Conditions of partnership are as follows. Conditions of partnership are as follows. In case of profits till rupees 2 lakhs per annum, profits would be shared in ratio of invested capital. Profits from rupees 2 lakh till 4 lakh, Shyam would take 20% out of the profit before the division of remaining profits, which will then be based on ratio of invested capital. And profits in excess of rupees 4 lakhs, Shyam would take 35% out of the profits beyond rupees 4 lakhs before the division of remaining profits, which will then be based on ratio of the invested capital. अब क्वेश्चन कह रहा है, Shyam's share in a particular year was rupees 3,67,000, which option indicates the total business profit for that particular year. ठीक है, सो हमें ये पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है इनका पार्टनरशिप में, राम और श्याम का 4,000 6,000, 1:3 का इन्वेस्टमेंट है इनिशियली, 2 लाख तक क्या कहानी बनेगी, ठीक है। तो जब प्रॉफिट हमारा इक्वल टू 2 लाख होगा, इनिशियल 2 लाख के लिए, ये 200,000 के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द शेयर ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, तो राम और श्याम को कितना कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 2/5 मिलेगा यानी कि 80,000, और श्याम को मिलेगा 3/5 यानी कि 120,000। ये तो हो गई 2 लाख तक की बात। इसके बाद 2 लाख से 4 लाख, बिकॉज टोटल मिला है श्याम को 3,67,000, डेफिनेटली हमारा जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज ग्रेटर देन 4 लाख, ये तो हमें पक्का पता है। तो नेक्स्ट जो मिला है प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 2 लाख यानी कि नेक्स्ट 200 के, वहाँ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में है, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। श्याम पहले 20% ऑफ द प्रॉफिट तो पहले ही ले लेगा, यानी कि 20% ऑफ 200 के विच इज 40 के, ये तो पहले ही ले लेगा। अब जो बचा है 1,60,000, उसका श्याम को मिलेगा 3/5 60%, तो 16 × 6 96,000 फिर से मिलेगा इसको, और बचा हुआ 64,000 मिलेगा राम को। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बियॉन्ड वाली वैल्यू की, यानी कि ग्रेटर देन 4 लाख की, ग्रेटर देन 4 लाख की, वहां पे श्याम को 35% मिलेगा प्रॉफिट, पहले से ही मिल जाएगा 35% ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस वैल्यू इज 100x मान लेते हैं, ये जो ऊपर एडिशनल प्रॉफिट हुआ है 4 लाख के ऊपर, दैट इज 100x। ऑलरेडी श्याम को कितना मिल चुका है,
श्याम को मिल चुका है 120 प्लस 40 प्लस 96, यानी कि 160 प्लस 96 256,000। ठीक है, 256,000 टोटल मिला है 367,000, यानी कि अब बचा है 111,000, ये मिलना बाकी है श्याम को, जो कि इस प्रोपोर्शन में मिलेगा, 4 लाख के ऊपर मिलेगा। 4 लाख के ऊपर 35% तो वैसे ही मिल जा रहा है, यानी कि 100x का 35%, 35x तो उसको पहले ही मिल गया। इसके बाद में बचा से कितना है, 65x बचेगा, 65x बचेगा, 5 का मल्टीपल है, और हमें पता है कि 3/5 देना है शाम को। 65 कितना है, 13 इंटू 5, यानी कि 13 इंटू 3, 39x और देना पड़ेगा इसको शाम को। ठीक है, और 26x मिलेगा राम को। तो श्याम को मिला है 35x प्लस 39x विच इज इक्वल टू 74x, और 74x बराबर है हमारा 111,000 के, 111,000 के। एंड वी नो 111 जो है हमारा दैट इज 37 का मल्टीपल, अगर नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए, 37 इंटू 3 होता है 111। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी दिखे तो यू ऑलवेज नो कि दिस इज 37 का मल्टीपल, और 74 भी 37 का मल्टीपल है, 37 से क्रॉस करोगे 2 बार जाएगा और ये 3000 आ जाएगा, यानी कि x विल बी इक्वल टू 1500। बट हमें x नहीं चाहिए, हमें 100x चाहिए, 100x हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। टोटल सेल्स कितना होगा, दैट विल बी 4 लाख प्लस 1,50,000, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। क्लियर है? टोटल बिजनेस प्रॉफिट, सेल्स नहीं, टोटल बिजनेस प्रॉफिट जो है दैट विल बी इक्वल टू 5,50,000, उसी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको पसंद आए होंगे, सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे, और आगे आप अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मिस नहीं करोगे। ठीक है, और अगर कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो मेक श्योर टू आस्क अबाउट दैट डाउट, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर सेशन।